अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रेंज मीटिंग, जिसको लिखने वाले हैं विल्फ्रेड ओवन। हमारे राइटर कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था और जो भी इनके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो भी राइटिंग के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम लोग सेपरेट एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। उसको आप सुन लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर। तो एनी हाउ, जो हम लोगों ने आज टॉपिक कवर करना है दैट इज स्ट्रेंज मीटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारा दूसरा चैनल लिटरेरी रेसिपीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। एनी हाउ, अब टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा लेक्चर हम करते हैं शुरू। स्ट्रेंज मीटिंग, ये जो पोएम है स्ट्रेंज मीटिंग, टाइटल इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर कुछ स्ट्रेंज हुआ है, यानी कि एक मुलाकात हुई जो कि अजीबोगरीब किस्म की है। कैसे? हम लोग इस पोएम के अंदर एक मुलाकात देखेंगे और वो मुलाकात हेल के अंदर, जहन्नुम के अंदर हो रही होगी। क्लियर। और इसीलिए क्योंकि अब मुलाकात जहन्नुम में हो रही है, और हो किसकी रही है? दो सोल्जर्स की। एक सोल्जर किसी और कंट्री से बिलोंग करता था और दूसरा सोल्जर उसका ओपोनेंट था। इन दोनों की मुलाकात होगी, और क्योंकि ये इनकी एक मीटिंग थी जो कि एक बैटल के अंदर लड़ने के बाद इनकी डेथ हो गई, ये मारे गए, और मरने के बाद इनकी मुलाकात हुई जहन्नुम में। और सारी उनकी मीटिंग, उनकी कन्वर्सेशन कैसी थी, सारा कुछ इस पोएम के अंदर बताया जाएगा। क्लियर। दैट इज़ वाई टाइटल सिग्निफिकेंस इसकी जो है मैं बात करूँ तो स्ट्रेंज मीटिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है इनकी मीटिंग जो कि इनके मरने के बाद हुई जहन्नुम में। क्लियर। अब ये पोएम जो थी ये लिखी कब गई? विल्फ्रेड ओवन जो थे वो 1918 में अलाइव थे, जिंदा थे। वो वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर लड़ रहे थे। अगर आपने नॉवल पढ़ा हो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, तो आपको सारी इसकी हिस्ट्री पता होगी। ठीक है, एक बैटल हुई थी वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर ना। एनी हाउ, उस बैटल के अंदर वो लड़ रहे थे 1918 में, और उस ड्यूरेशन में उन्होंने अपनी ये पोएम स्ट्रेंज मीटिंग लिखी थी। लेकिन इनकी उस ड्यूरेशन में, यानी कि 1918 की ड्यूरेशन में ये पोएम पब्लिश नहीं हुई थी। ये पोएम, राइटर की डेथ हो गई थी राउंड अबाउट 1919, तब पोएम पब्लिश्ड हुई थी, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइट। और पोएम की फर्स्ट लाइन जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, इट सीम दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा लाइन बाय लाइन एनालिसिस है, क्रिटिकल समरी करते हैं शुरू। It seemed that out of battle I escaped down some profound dull tunnel. कहता है एक सुरंग थी, यानी कि टनल, ठीक है, एक बहुत गहरी सुरंग थी, वहाँ पे बहुत अंधेरा था और मैं उसके अंदर चला गया, और ऐसा दिख रहा था जैसे कि मैं जंग से अपनी जान बचाकर निकल पड़ा हूँ। इट सीम दैट आउट ऑफ बैटल, जंग से, आई एस्केप्ड, मैं जान बचा के निकल गया हूँ, डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल, एक बहुत डल, एक अंधेरे से बना हुआ सुरंग थी, एक अंधेरे से भरी हुई नीचे की तरफ बहुत गहरी सुरंग थी, उसके अंदर से गुजर के। लॉन्ग सिंस स्कूप्ड थ्रू ग्रेनाइट्स विद टाइटैनिक वॉर्स हैड ग्राइंड। अब यहाँ पे लॉन्ग सिंस, यानी कि इतनी पुरानी टनल थी, इतनी पुरानी गार थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, बहुत से जंगें लड़ चुके थे। मतलब कि ये ऐसी गार थी जो बहुत पहले जंगों में बनाई गई हुई थी, और इसको किससे बनाया गया था? ग्रेनाइट बेडरॉक से बनाया गया था। अब ना यहाँ पे जो पोइट की लाइन्स है ना, उस पर गौर करें। स्टार्टिंग लाइन पे उसने कहा इट सीम्ड दैट, मतलब उसको ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था। और अब जो नेक्स्ट लाइन है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टेंस है, उसकी फर्स्ट लाइन देखिए। कहते हैं येट ऑल्सो देयर इनकम्बर्ड स्लीपर्स ग्रोन्ड। अब ये कहाँ पे आया था? ये एक केव के अंदर आया था, एक गार के अंदर आया था, ठीक है, एक टनल, ठीक है, उसके अंदर आया था जहाँ पे इसने देखा बहुत अंधेरा था। क्लियर। और उस अंधेरे के अंदर इसने देखा कि कुछ और लोग भी हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं, वो दुख कर रहे हैं। ठीक है। कहता है मैंने टनल में बहुत से लोग देखे जो दुख कर रहे थे, जो सफरिंग में थे। ठीक है।
ये ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। टू फास्ट इन थॉट और डेट टू बी डिस्टर्ब। अब इस बात का मतलब क्या है? मतलब वो ऐसे गहरी नींद में सो रहे थे, या हो सकता था वो मर चुके थे। दे वर ऑलरेडी डेड, वो मरे हुए लोग थे। अब आपने ये याद रखना है कि पॉइंट को फील हो रहा है कि वो अपनी जान बचा के भागा है, और जिस जगह वो भागा है, जिस टनल में वो है, उसने वहाँ पे कई लोगों को देखा है जो कि मरे हुए हैं, ऑलरेडी डेड, मरे हुए हैं। फिर पोएट कहता है देन एज आई प्रोब्ड देम वन sprang अप एंड स्टेयर्ड। कहता है जैसे मैं उनको घूर रहा था, प्रोब्ड करना मतलब गौर से देखना, मैं उन डेड बॉडीज़ को जब गौर से देख रहा था, घूर रहा था, वन sprang अप एंड स्टेयर्ड। कहता है उनमें से एक खड़ा हो गया, उसने मुझे देखना शुरू कर दिया, मुझे घूरना शुरू कर दिया। विथ पिटियस रिकग्निशन इन फिक्स्ड आइज, उसने अपनी आंखें मेरे पे जमा ली और ऐसे दिख रहा था जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है और वो मुझे जानता है। रिकग्निशन यानी कि उसने मुझे पहचाना, ठीक है, उसने मुझे जाना और उसने मेरे पे तरस भी खाया। ही पिटेड मी, उसने मेरे पे तरस भी खाया। लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स एज इफ टू ब्लेस। कहता है उस आदमी ने मेरी तरफ जब देखा तो अपने हाथों को उठाया, जैसे एज इफ टू ब्लेस, वो मुझे दुआ देने लगा हो। एंड बाय हिज स्माइल आई न्यू दैट सोलन हॉल। कहता है उसकी जो स्माइल थी, उस स्माइल को देख के मुझे पहचान हो रही थी इस जगह की, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये जो बड़ा सा हॉल है, ये कैसा हॉल है। बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल। कहता है क्योंकि उसकी जो मुस्कुराहट थी वो फुल तकलीफ से, पूरी तकलीफ से भरी हुई थी, एक मुरझाई हुई, एक लाइफलेस मुस्कुराहट थी, और उस मुस्कुराहट से पहचाना मैंने कि हम हेल में हैं, ठीक है, कि अब वो जहन्नुम में है, हेल में है। तो मैंने कहा था ना, आपने इट सीम्ड वाला फर्स्ट लाइन याद रखनी है। तो पोएट बेसिकली क्या हुआ है, पोएट की डेथ हो गई है। जब ये वॉर लड़ रहा था, उस वॉर के दौरान पोएट की डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई तो मज़ीद कोई वॉर नहीं रही पोएट के लिए। तो वो कह रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं बैटल से एस्केप करके आ चुका हूँ, और कहाँ पे आया हूँ, एक टनल में आया हूँ जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पे जो टनल है वो बेसिकली हेल का सिंबल है, डार्कनेस, हेल के अंदर जो डार्कनेस होती है उसको सिंबलाइज कर रही है। और जितने लोग यहाँ पे मरे हुए हैं, वो कहते हैं सारी की सारी डेड बॉडीज़ हैं। किन की डेड बॉडीज़ थी? मोस्टली सोल्जर्स की डेड बॉडीज़ थी। क्यों? कहते हैं क्योंकि सोल्जर्स को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। दैट इज़ वाई सोल्जर्स जो हैं वो इस हेल के अंदर है। और वहाँ पे एक आदमी इसको मिला, एक सोल्जर मिला इसको, जिसके चेहरे के ऊपर बहुत दुख भरी मुस्कुराहट थी। कहता है उसकी मुस्कुराहट को देख के मैंने पहचाना, आई नो वी स्टूड इन हेल, कि हम जहन्नुम में हैं। अब वो स्ट्रेंज मीटिंग समझ लगी कि ये स्ट्रेंज मीटिंग कहाँ पे हो रही है, हेल के अंदर हो रही है। फिर नेक्स्ट है लाइन 11, कहता है विद 1,000 fears that Vian's face was greened। अब कहता जो उसका चेहरा था उस पर खौफ वाज़िया नज़र आ रहा था, उसके चेहरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेयर, खौफ था, थ्रेट था। येट नो ब्लड रीच देयर फ्रॉम द अपर ग्राउंड एंड नो गन्स थम्ड और डाउन द फ्लूज मेड मॉन। कहता है लेकिन जिस जगह पे थे मैं और ये मेरा स्ट्रेंज फ्रेंड, यानी कि जिससे मेरी मुलाकात हुई है अभी, उस जगह पे क्या, इस आदमी के चेहरे के ऊपर खौफ वाज़िया था, लेकिन इस जगह पे कोई भी खून खराबा नहीं था। वो वॉयलेंस, वो खून खराबा जो कि बैटल ग्राउंड में थी, वो खून खराबा, वो वॉयलेंस इस हॉल में, जिस हॉल में हम खड़े थे, यानी कि हेल के अंदर मौजूद नहीं था। नो गन्स थम्प्ड, कोई भी गोलियां चलने की आवाज़ें नहीं आ रही थी, कोई भी जो आवाज़ होती है मिलिट्री की गाड़ियों की, वहाँ से फायरिंग होने की, किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही थी। स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड। अब कहता है मैंने एड्रेस किया उस आदमी के साथ जिससे मेरी मुलाकात हुई इस हेल के अंदर। स्ट्रेंज फ्रेंड, अजीबोगरीब दोस्त। आई सेड, मैंने कहा, हेयर इज़ नो कॉज टू मॉर्न, यहाँ पे दुख करने के लिए कोई भी सबब ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। मॉर्न यानी कि जो अर्थ थी, जो लाइफ हेल से पहले की लाइफ थी,
वहाँ पे कहता है दुख है, गम है। क्यों? वहाँ बैटल्स होती हैं, वहाँ फायरिंग होती है, वहाँ पे ट्रॉमा है। तो कहते हैं हम उस ट्रॉमा से, उस गन से, उस बैटल से, सब चीज़ों से बच के आ गए हुए हैं। तो कहते हैं इसीलिए हियर इज़ नो कॉज टू मॉर्न, कि अब जहन्नुम में तो कोई भी मॉर्न का कॉज ही नहीं है, हमें यहाँ पे दुखी होना ही नहीं चाहिए। फिर दूसरा दोस्त कहता है जी नन, हाँ कोई भी यहाँ पे कॉज नहीं है मौन करने के लिए। सेट दैट अदर सेव द अनडन ईयर्स, कि तुमने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही है कि हाँ यहाँ पे दुख करने के लिए कोई भी रीज़न नहीं है, कोई भी कॉज नहीं है, लेकिन सेव द अनडन ईयर्स, बजाय उन सालों को जिनको मैं याद कर रहा हूँ, मतलब अपनी लाइफ के कुछ प्रीशियस टाइम को, कुछ प्रीशियस ईयर्स को जिनको वो ज़ाया कर चुका है। द होपलेसनेस, वट एवर होप इज़ योर्स वॉज माई लाइफ ऑल्सो। अब तो मैं बिल्कुल नाउमीद सा हो चुका हूँ, मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं रही, क्योंकि मैंने अपने सालों को ज़ाया कर दिया और मैं उन सालों को याद कर रहा हूँ। वट एवर होप इज़ योर्स, जो तुम्हारी उम्मीदें थी ना, वॉज माई लाइफ ऑल्सो, वही मेरी ज़िंदगी की भी उम्मीदें थी। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, कहते मैंने मेरे अपनी ज़ात को, खुद को, जो दुनिया की खूबसूरत चीज़ें थी ना, उनके पीछे, जो दुनिया की खूबसूरती थी, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ थी, उसको हासिल करने के लिए खुद को लगा दिया, उसके पीछे लग गया हूँ। विच लाइज नॉट काम इन आइज और ब्रेडेड हेयर बट मॉक्स द स्टेडी रनिंग ऑफ द और। अब यहाँ पे काम इन आइज, ब्रेडेड हेयर्स रेफर करें फिजिकल ब्यूटी को। तो कहते हैं जिस ब्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ब्यूटी फिजिकल ब्यूटी नहीं है, लेकिन कौन सी है वो आगे बताएगा, लेकिन अभी बता रहा है ये फिजिकल ब्यूटी के बारे में कि फिजिकल ब्यूटी क्या ब्यूटी होती है। कहता है बट मॉक्स द स्टेडी रनिंग ऑफ द ओर्स, कि जो फिजिकल ब्यूटी है ये ऐसी ब्यूटी है जो कि वक्त का भी मजाक उड़ा देती है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी गुजर जाता है वक्त, और फिर उस फिजिकल ब्यूटी की कोई भी अहमियत नहीं रहती, वो टेम्परेरी होती है। फिर कहता है एंड इफ इट ग्रीव्स रिचर देन हेयर, कहता है अगर ये जो ब्यूटी है वो सैड हो, तो इसकी सैडनेस जो है ना, जो सैडनेस है इसकी, वो बहुत ज़्यादा रिचर है उस सैडनेस से जो सैडनेस तुम्हें यहाँ पे मिलेगी जहन्नुम के अंदर, हेल के अंदर। मतलब यहाँ पे ये खूबसूरती को डिफरेंट वेज से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। और जब इसने कहा ना, जब ये खूबसूरती उदास होती है तो यहाँ की जो खूबसूरती जो है वो उससे ज़्यादा रिचुअल होती है, तो इसका मतलब ये था कि अगर सैडनेस ब्यूटी से लिंक्ड हो तो सैडनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और अभी इसको जिस खूबसूरती की ये तलाश में था ना, वो खूबसूरती इसको मिल नहीं पाई। रीज़न, इसने बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, बैटल्स के अंदर ब्लड शेड हुआ, ब्लड शेड के अंदर ये भी मारा गया। जब ये मारा गया, नाउ ही इज़ इन द हेल, अब वो हेल के अंदर है। और ये क्या कहता है, फॉर बी माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट। कहता हो सकता अगर मैं ना मरा होता तो मेरी वजह से कई लोग खुश होते, मैं खुद भी खुश होता और हर जगह खुशियाँ बांट रहा होता। और वीपिंग का वर्ड यूज़ किया गया यानी कि रोना, उदासी। तो कहता मैंने अपनी उदासी में भी कुछ ऐसा छोड़ दिया होता जिससे लोग मुझे याद करते, मुझे लोग याद रखते। अब बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखनी है आपने। कहता है विच मस्ट डाई नाउ। विच मस्ट डाई नाउ मीन्स ये प्रीवियस लाइन से लिंक्ड है, कि कहता अब तो मैं आ गया हूँ ना यहाँ पे, पीछे सैडनेस छोड़ आया हूँ, और वो सैडनेस जो है वो ऐसी सैडनेस जिसका हेल के अंदर सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट था। और वो सैडनेस क्या है, सैडनेस इज़ रिलेटेड टू डेथ। ठीक है, कहता है मैं अगर यहाँ पे आ भी गया हूँ तो लोग अब मेरी डेथ के बाद मुझे भी भूल चुके होंगे, लेकिन साथ ही एक चीज़ है जो कि कंटिन्यू रहती है। वो चीज़ क्या है? अब वो लाइन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है आई मीन द ट्रुथ अनटोल्ड, मेरा मतलब है ट्रुथ, वो सच जिसको भी बताया नहीं जाता। वो सच कौन सा है?
वो सच है हॉरर, द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड। वो सच ये है कि वॉर जो है वो एक हॉरर है। वॉर एक हॉरिफाइंग सेंस क्रिएट करती है। वॉर हर एक के डिस्ट्रक्शन का कॉज बनती है। हम लोगों को वॉर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, हम लोगों को बैटल के लिए प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन बैटल डिस्ट्रक्शन लेके आती है, वॉर डिके डेथ लेके आती है, और ये चीज़ कभी किसी को पता ही नहीं जाती और हम लोगों को मोटिवेट किया जाता है। ये यहाँ पे पोइट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है और यही चीज़ पोइट को एंटी वॉर पोइट के नेम के अंदर लेके आती है, ठीक है। और वॉर पोइट्री मोस्टली ऐसी पोइट्री ही होती है जिसके अंदर पोइट्री का जो ट्रॉमा होता है, वॉर का जो ट्रॉमा होता है, वॉर की जो डिस्ट्रक्शन होती है, डेथ होती है, डिकेस के बारे में बात की जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एडिशनली एक इन्फॉर्मेशन दूँ, मोस्टली जो इसराइली कंट्रीज़ वगैरह होती है ना, ठीक है, उन कंट्रीज़ में जिन औरतों के ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको स्पेशल तौर पे अवार्ड दिया जाता है। क्यों? ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सोल्जर्स बनेंगे। सोल्जर्स बन के क्या करेंगे? मल्टीपल कंट्रीज़ को वो कंक्वेट कर लेंगे, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई कर लेंगे वो। और वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को भी ना लाइक वॉर की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, काइंड ऑफ जो टूल होते हैं जिसको हम लोग जंगी हथियार कहते हैं, उनको यूज़ करना सिखाया जाता है। और ऑन कंट्री हमारे लेसन के अंदर उन्होंने ये चीज़ें डाली हुई हैं जो कि एंटी वॉर चीज़ें होती हैं। तो एनी हाउ ये पोइट का यहाँ पे ओपिनियन है और पोइट अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर करते हुए आगे फर्दर बता रहा है कि लोगों को नहीं बताया जाता जंगें क्या होती हैं, लोगों को जंगों का कुछ नहीं पता। और इससे क्या होगा, लोग जो है वो जंगों को आइडियलाइज करते हैं। जैसा कि अगर आपने आर्म्स एंड द मैन पढ़ा हो तो वहाँ पे जीबी शॉबी बैटल्स को, आर्मी को, आर्म्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, उनको मॉक कर रहा है कि जो आर्मी होती है वो बेसिकली जंग के अंदर मुल्क के लिए लड़ने नहीं जा रही होती, वो तो जंग के अंदर अपनी जान बचाने के लिए जा रही होती है। वही यहाँ पे आइडिया शेयर कर रहा है और विल्फ्रेड ओवन। तो हम कह सकते हैं इसकी सिमिलरिटी है जीबी शॉ के साथ भी। कहता नाउ men will go content with what we spoiled or discontent boil bloody and be spilled। तो कहता है क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ, मैं लोगों को नहीं बता सकता कि वो जो वॉर है कितनी हॉरिबल होती है, इसलिए लोग जो है वो डिस्ट्रक्टिव थिंक करके, चीज़ों को तबाह करके बहुत खुश होंगे, ठीक है। जो चीज़ें हमारी आर्मी ने की वो चीज़ें करके लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन जबकि वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, वो चीज़ों को एक्सप्लॉयट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद कहते हैं और इसके अलावा ये जो लोग हैं बड़ा अनहैप्पी फील करेंगे, ये लोग एंग्री फील करेंगे और अपने एंगर की बेस पे ये लोग लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे। दे विल बी स्विफ्ट विथ स्विफ्टनेस ऑफ द टाइगर, कि वो जितने टाइगर्स फास्ट होते हैं ना उतने ही ये लोग फास्ट हो जाएंगे। मतलब जैसा टाइगर है वो खून खराबा करता है, ब्लड शेड करता है, ठीक है, किसी भी इंसान को नहीं छोड़ता अगर उसके सामने कोई आ जाए, बिल्कुल वैसे ये लोग दूसरे को खा जाएंगे, मार देंगे। नन विल ब्रेक रैंक्स दो नेशन ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस। कोई भी इंसान अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएगा, ना अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला होगा। इवन कि जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी को प्रोग्रेस से रोक ही क्यों ना रही हो, सोसाइटी को प्रोग्रेस तरफ ना लेके जा रही हो, तब भी कोई भी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। जो गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर्स दे दिए उसको ही फॉलो करेगा। फिर कहता है करेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री। कहता है मैं जो था मैं फुल ऑफ करेज एंड फुल ऑफ मिस्ट्री था, मैं फुल ऑफ विजडम और फुल ऑफ एक्सपर्टी था, कि मैं बहुत पावरफुल था, मेरे पास बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री, बहुत ज़्यादा विजडम एंड बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ थी। मतलब ये अपने पैट्रियोटिज्म को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर कहता है टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड इनटू वेन साइटेडल्स दैट आर नॉट वर्ल्ड। कहता है मैंने कोई भी मार्च नहीं छोड़ा, मैं हर जगह हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया जो कि मेरी वर्ल्ड के लिए, मेरी कंट्री के लिए बेस्ट थी। मैंने हर एक मार्च के अंदर पार्टिसिपेट किया जो सिटीज़ के मार्च थे।
कहते देन व्हेन मच ब्लड हैड क्लॉग्ड देयर चैरियट व्हील्स, कहते जब उनके व्हील्स थे वहाँ पे खून सम जाता, आई वुड गो अप एंड वॉश देम फ्रॉम स्वीट वेल्स, कहता मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनके जो चैरियट थे, उनकी जो बगियाँ थी, उनके जो व्हील्स थे, उनके ऊपर से खून को साफ करता प्योर पानी के साथ. इवन विद ट्रूथ्स दैट लाई टू डीप फॉर टेंट, आई वुड हैव poured माई स्पिरिट विदाउट स्टिंट. कहता है मैं जो हूँ ना, बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी को करप्शन फ्री करने के लिए उनकी बहुत हेल्प करता. कहता आई वुड डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करता जो मैं कर सकता था उनकी मदद के लिए, एक्सेप्ट फाइटिंग, एक्सेप्ट फॉर टेकिंग पार्ट इन मोर हॉरिबल वॉर्स. जंगों में पार्टिसिपेट करने के अलावा मैं जो है ना सब कुछ कर लेता. बट नॉट थ्रू वाउंड्स, नॉट ऑन द सेस ऑफ वॉर. ये चीज़ रेफ़र करिए एंटी वॉर एटीट्यूड, कि मैं जंगों में पार्टिसिपेट ना करता, मैं जो है फाइटिंग ना करता, मैं सब कुछ कर लेता अपने मदरलैंड के लिए. क्योंकि जो जंगें हैं ना वो बंदा खा जाती हैं, सोसाइटी खा जाती हैं, कुछ भी नहीं छोड़ती, सब कुछ ख़त्म करके रख देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. ईच एंड एवरीथिंग, डिस्ट्रक्शन क्रिएट होती है, डेथ होता है, डिके होता है उससे, क्योस फैलता है उससे, इंसानों की लातदाद डेथ होती है उससे, कई शहीद होते हैं, कई मर जाते हैं. तो इसलिए वो एंड पे कहता है फोरहेड्स ऑफ मेन हैव ब्लड वेयर नो वाउंड्स वर. कहता है अगर कोई इंसान फिजिकली इंजर्ड नहीं होता या किसी की डेथ नहीं होती तो उसको मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, उसको एक मेंटली तौर पर डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ती है. तो कहता है वॉर जो है वो एक डिस्ट्रक्टेबल थिंग होती है. मैं कभी भी जंगों में पार्टिसिपेट ना करता और ना लोगों को मैं एडवाइस करता कि वो पार्टिसिपेट द वॉर. फिर कहता है आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड. कहता है आई एम द एनिमी सोल्जर यू किल्ड माई फ्रेंड. कि अब यहाँ पे उसने रिवील किया, यानी कि जिसको स्ट्रेंज फ्रेंड कह रहा है वो रिवील कर रहा है कि तुम हो, मैं तुम्हारा दुश्मन था, तुमने मुझे मारा. यहाँ पे हमारे पास दो स्पीकर थे ना, एक फर्स्ट जिसने अपनी जान बचाई और उसको लगा कि वो जान बचा के एक टनल के अंदर घुस गया है जबकि वो हेल के अंदर था, और दूसरा वो जिसकी डेथ हुई थी जब ये लोगों को घूर रहा था तो उनमें से अचानक एक खड़ा हो गया था, है ना. उससे पहले वाले ने सवाल किया, दूसरा वाला आंसर दे रहा था, दूसरे वाला ही आंसर देते हुए पहले वाले को कह रहा है कि तुम पता है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन था और तुमने ही मुझे मारा था बैटल के अंदर, तुमने ही मुझे वॉर के अंदर मारा था. तब दुश्मन था तो अब हेल के अंदर क्या बन गया, माई फ्रेंड, दोस्त बन गया. आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड, आई नो यू इन दिस डार्क फॉर सो यू फ्रॉन्ड. कहता है कि जब तुम मुझे इस अंधेरे के अंदर हर एक के साथ घूर रहे थे तो तब मैं तुम्हें पहचान चुका था. इस अंधेरे के अंदर तुम जब फ्रॉन्ट कर रहे थे, कहते हैं तेवड़ी चढ़ाना दिमाग के ऊपर, तुम मुझे तेवड़ी चढ़ा के मुझे दिमाग के ऊपर देख रहे थे, घूर रहे थे, उस टाइम पे तुम्हें मैं इस अंधेरे में पहचान चुका था. Yesterday through me as you jabbed and killed. कहता है कल तुमने जब मुझे अपने बर्न एंड से मारा उस टाइम मैंने भी कोशिश की, आई पैरेड, मैंने भी कोशिश की तुम्हें मैं मार दूं, बट माई हैंड्स वर लोअर देन कोल्ड. मेरे हाथ जो थे वो बहुत ज़्यादा स्लो और क्लमजी हो चुके थे, ठंडे पड़ चुके थे, मैं तुम्हें तब नहीं पार पाया था. लेकिन लेट अस स्लीप नाउ, चलो अब हम आराम करते हैं. और यहाँ पे पोएम के थ्रू मैसेज ये दिया गया है एक एनिमी सोल्जर के थ्रू कि एनिमी सोल्जर उसको फ्रेंड कह के बुला रहा है और कह रहा है अब हम आराम करते हैं. तो यहाँ पे इंडिकेट ये किया जा रहा है कि हम लोगों को चाहिए कि हम वायलेंस से बचें, हम लोग सॉलिडेरिटी की तरफ आएँ, हम लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ आएँ, हम लोग वायलेंस से बचें, वॉर से बचें, डेथ से बचें, डिके से बचें, डिस्ट्रक्शन से बचें. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट थीम भी है रिकॉन्सिलेशन एंड सॉलिडेरिटी. डेथ एंड लाइफ भी इसका थीम है, हॉरर ऑफ वॉर भी इसका थीम है, एंटी वॉर पोइट्री है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर भी थीम है इसका. तो आई होप कि आपको ये सारी पोइम जो है ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव से क्लियर हो चुकी होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. दुआओं में खास याद रखिएगा. स्टे ट्यून विद अस. अल्लाह हाफिज़.